चलिए भाई साहब, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आपका कौन सा? फोर्थ नंबर का। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जहां पे अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में कि जितने भी आपके पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उनका बोले आपस में जो रिलेशन है वो क्या रहता है। उनके अगर आप अधिकारों के बारे में बात करेंगे, मतलब कि उनके राइट्स के बारे में बात करेंगे, तो बोले वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप उनके ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे, ऑब्लिगेशंस बोल दीजिए, ड्यूटी बोल दीजिए, या फिर लाइबिलिटीज आप उसको बोल दीजिए, तो बोले वो क्या क्या रहने वाली हैं, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो अपन यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, सबसे पहली बात बोले देयर विल बी व्हाट म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। मतलब एक बात बताइए, क्या बोले अगर एक बंदा है जिसका नाम है ए और दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी, ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं, दोनों की आपस में बिल्कुल भी बनती नहीं है, तो क्या ये दो पार्टीज जो होंगी वो आपस में कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई और रिलेशन रखने के बारे में सोचेंगे क्या? आंसर इज नो सर। क्यों? क्योंकि जब दो लोगों की सोच अगर अलग अलग है तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि क्या होंगे? झगड़े होंगे। अगर झगड़े होंगे तो क्या पार्टनरशिप फर्म जो है वो आगे चल के ग्रोथ कर पाएगी क्या? आंसर इज नो सर। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर दो पार्टीज के बीच में कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इसका मतलब ये होगा कि आगे चल के तो वी डोंट नो भाई साहब कि दोनों के बीच में शायद झगड़ा जो है वो हो जाए, लेकिन जिस टाइम पे पार्टनरशिप को क्रिएट किया गया था, अगर आप उस टाइम पे बात करेंगे, अगर आप उस टाइम पे बात करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि उनके बीच में क्या था? रिलेशन जो है वो था, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशन था। म्यूचुअल मतलब दोनों की सहमति से, ठीक है भाई साहब। देयर रिस्पेक्टिव राइट्स एंड द ड्यूटीज गवर्न द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स ऑफ द पार्टनरशिप इन अ फॉर्म दे आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट अमंग देम। उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उससे बोले क्या होता है? डिसाइड होता है। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। हाउएवर दिस रूल इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, जो कि आपका रहेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, एक्ट के हिसाब से आपका जो रिलेशन है वो यहाँ पे आपका दिखाई देगा। और उसके हिसाब से अगर अपन बात करते हैं राइट्स के बारे में, क्या क्या अधिकार है सर? सबसे पहली बात, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास में इस बात का अधिकार है कि वो क्या कर सकता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का जो काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अलावा कोई एक पार्टनर जो है वो अपना अलग से कुछ काम करता होगा, तो क्या उसके पर्सनल मैटर में आप टांग अड़ा सकते हैं क्या? नहीं सर। सिर्फ और सिर्फ जो आपका पार्टनरशिप फर्म रहेगा ना, उसके बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट करने का क्या है? अधिकार है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा एग्री किया गया था कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अलग बात हो गई, लेकिन अगर ऐसा कुछ आपका डिसाइड नहीं किया गया था तो ऐसे केस में हर एक पार्टनर जो आपका होगा, भले ही वो स्लीपिंग वाला पार्टनर है, जागने के बाद में वो कह सकता है कि मैं काम करना चाहता हूं, तो ही कैन डू दैट। चाहे वो नॉमिनल वाला पार्टनर है, वो कहता है हाँ पहले मैंने नाम दिया था बट लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इस बिजनेस में उस काम के अंदर क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूं, तो वो कर सकता है। ये समझ में आया? और दूसरा जो पार्टनर होगा वो उसको कभी भी क्या नहीं करेगा? मना नहीं करेगा, रोकेगा नहीं कि नहीं आपको यहां पे काम करने का कोई अधिकार नहीं। ये समझा? ठीक है। दूसरा पॉइंट, राइट टू बी कंसल्टेड। मतलब सर बोले अगर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे कोई भी काम किया जा रहा है, किसी आउटसाइडर के साथ में कोई ट्रांजेक्शन के लिए अगर डील किया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है, और अगर उसको लगता है कि यार एक काम करते हैं, अपने को ना जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके साथ में मिलकर कंसल्ट कर लेना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं क्या ये सही है, क्या ये काम हमारे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे हमें करना चाहिए क्या इससे हमारी फर्म को बेनिफिट होगा क्या इससे हमारे जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट होगा क्या? गॉट द पॉइंट? ताकि कल को जाके आपके ऊपर इस बात की उंगलियां ना उठें कि अरे ये तो तुमने अपनी मर्जी से किया था, तुमने हमारी फर्म का क्या करवा दिया? नुकसान करवा दिया। गॉट द पॉइंट? एंड इवन आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं, दूसरे पार्टनर्स के साथ में मिलकर आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, ये वाला जो काम हमें करना है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के नाम पे बिजनेस करने के लिए आपने कहा कि हमें अपना खुद का एक प्रीमाइसेस चाहिए, हमें बोले खुद का एक बिल्डिंग जो है वो चाहिए बोले, राइट? तो वो काम करने के लिए आपने क्या किया? आपने कहा कि पहले इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन करवा लेते हैं। वैल्यूएशन करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट, वैल्यूएशन एक्सपर्ट जैसे कहा जाता है, उसकी बोले अपने को नीड रहेगी, उससे बाकायदा पूरा वैल्यूएशन जो है वो करवा लेंगे, और जितना वैल्यू वो कहेगा ना उसके हिसाब से इस प्रॉपर्टी को खरीदना है कि नहीं खरीदना है उसके बारे में अपन डिसाइड करेंगे। ये समझ में आए? तो आपका जो पार्टनर होगा वो क्या कर सकता है? दूसरे पार्टनर से भी कंसल्ट कर सकता है, और या फिर किसी तीसरी पार्टी जो कि एक्सपर्ट होगा कोई पर्टिकुलर चीज का, उससे भी कंसल्ट कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स।
ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में राइट टू एक्सेस द बुक्स भाई साहब, ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला बंदा बोल सकता है कि आप प्रॉफिट जो है वो दिखाने की कोशिश कर तो रहे हैं, आपने बताया बोले मुझे कि साल भर में हमारे पास में जो प्रॉफिट आया है वो 1 लाख रुपए का है, दिखाया आपने प्रॉफिट, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, मुझे ये चेक करना है। और सर मतलब मेरे को ऐसा नहीं कि पार्टनर्स के ऊपर डाउट है, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पार्टनर वहां पे अकाउंटिंग का काम कर रहा था उससे कोई गलती हो गई हो, अगर एक जीरो भी इधर से उधर हो जाती है तो उसमें भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, तो बेटर होगा कि अपन उसको क्या कर ले, क्रॉस चेक कर लें। तो हर एक पार्टनर्स के पास में इस बात का अधिकार होगा कि भले ही बुक्स को बनाने का, बुक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्म का बैलेंस शीट, राइट, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं भले किसी एक पार्टनर ने बनाए होंगे, लेकिन हर एक पार्टनर के पास में इस बात का अधिकार है कि अगर वो चाहे तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकता है, देख सकता है, जब चाहे तब, कभी भी देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उस चीज के अंदर नहीं है, ये समझा? ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में अगला आता है राइट टू रेम्यूनरेशन, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सर? बोले 2 पार्टनर्स हैं जिसमें से एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए नाम का जो बंदा है उसने 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया, बी नाम का जो बंदा है उसने भी 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया, और दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि 50% प्रॉफिट जो है वो ए लेके जाएगा और 50% प्रॉफिट जो है वो बी लेके जाएगा। ठीक है बोले भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनिए, सुबह से लेके शाम तक उस पर्टिकुलर फर्म के प्रीमाइसेस पे बैठने की जिम्मेदारी जो है वो है किसकी, मिस्टर बी की। ए ने कहा देखो मैं बोले क्लासेस करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं वहां पे आके बैठ सकूं, ठीक है, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, पैसा जो है वो मैंने लगा दिया है, उतना ही पैसा लगा जितना कि आपने लगाया, तो 50% प्रॉफिट आपका होना चाहिए, 50% प्रॉफिट जो रहेगा वो बोले मेरा रहना चाहिए। ठीक है, ये बोले मेरा रहना चाहिए। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए ठीक है भाई साहब, तो हाँ अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोले सर प्रॉफिट तो शेयर कर लेंगे, लेकिन बी नाम का जो बंदा है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के हिसाब से यहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो कि अपन ने दूसरे इकोनॉमिक्स नाम के सब्जेक्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था सब? बोले हमने वहां पे ये पढ़ा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जो आपके होते हैं, जिन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम भी देते हैं, सर उनको बोले सबको रिवॉर्ड मिलना जरूरी है। अब बोले बी नाम का बंदा कहता है कि मुझे प्रॉफिट मिल रहा है क्योंकि मैंने 50,000 रुपए का कैपिटल जो है वो कंट्रीब्यूट किया, लेकिन अगर इस पार्टनरशिप फर्म के मैनेजमेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक बोले मैं बिजनेस में बैठे रहता हूं, मैं बोले यहां पे काम करता हूं, तो ऐसे केस में क्या आपको नहीं लगता कि मुझे मेरे प्रॉफिट के अलावा अलग से रेम्यूनरेशन जो है वो भी मिलना चाहिए? जैसे आपने कहा बोले मेरा तो टीचिंग का काम है तो मैं जाके पढ़ाऊंगा, मतलब आप पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं? बोले हाँ सब पैसा कमा रहे हैं। तो बोले अगर आप वहां पे पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, वैसे मेरे पास में भी तो अधिकार हो सकता है ना कि मैं कहीं और कोई दूसरा काम करूं और वहां जाके पैसा कमाऊं। लेकिन अगर दोनों ही किसी और काम में चले जाएंगे तो ऐसे केस में यहां पे पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका बिजनेस कौन देखेगा, राइट? तो बी के साथ में इस बात का एग्री किया गया कि ठीक है 50% प्रॉफिट जो है उसमें आप शेयर करोगे, और उसके अलावा महीने का 20,000 रुपया जो है ये बोले आप यहां पे क्या लेंगे, एज अ प्रॉफिट, सॉरी एज अ रेम्यूनरेशन आप इसको बोल दीजिए। गॉट द पॉइंट? महीने का 20,000 रुपए जो है वो रेम्यूनरेशन के तौर पे, उसको सैलरी बोल दो, वेजेस बोल दो, रेम्यूनरेशन बोल दो, वो बोले आप अलग से लेंगे। पार्टनर होने के नाते मैं बोले प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करूंगा, और चूंकि मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मेरा लेबर यानी कि फिजिकल या फिर मेंटल एक्सर्शन जो है वो यहां पे यूटिलाइज किया जा रहा है, तो उसका बोले अलग से रेम्यूनरेशन चार्ज करने का अधिकार जो है वो भी मेरे पास में। एक कहता है अच्छा तुम अगर काम करो मैं भी कर लूंगा, हाँ ठीक है ना, आप भी काम करो, अपन दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे। पहले मैं अकेला 20,000 लेता था, अगर आधे टाइम आप बैठते हो तो 10,000 रुपए आप ले लो और 10,000 रुपए मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलेगा वो वाली चीज, ये समझ में। लेकिन चूंकि वो बंदा वहां पे काम कर रहा है तो रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार जो है वो भी उसके पास में रहेगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर अ पार्टनर विलफुली निग्लेक्ट और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, हो मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपकी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसके लिए आपने क्या किया था, एग्री किया था। अगर मजबूरी के हिसाब से आप अपना काम नहीं कर रहे होंगे, समझ में आ जाएगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम समझ सकते हैं आपके घर पे कोई बीमार है, आपका कोई घर का बंदा होगा जो कि हॉस्पिटल में है, और या फिर किसी कारणवश किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से आपको शहर के बाहर जाना पड़ रहा है, हम कर लेंगे काम। लेकिन जानबूझ के विलफुल्ली अपनी मर्जी से आप क्या कर रहे हो, आप बोले अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रहे, बाकी सारे लोग अपना काम कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में and the burden of such duties fall on the other partner can claim the compensation for the labor and the trouble imposed upon them. Example sir, example यहां पे बोले मैं लूंगा 20,000 रुपए, तो ए को क्या लगा, बुरा लगा, अरे यार ऐसे कैसे 20,000 लेके जाएगा, बोले बैठना ही तो है ना, सुबह 10 बजे बोले अपनी दुकान जो है वो स्टार्ट होती है, शाम को 8 बजे तक रहती है, एक काम करना 10 से लेके 2 तक तू बैठ जाना, 2 से लेके 8 तक मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है बोले। और क्या डिसाइड हुआ, 10,000 तू लेके जाना, 10,000 रुपए मैं लेके जाऊंगा, ठीक है बोले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन हुआ क्या कि स्टार्टिंग में 10 से 2 तक ए नाम का जो बंदा है वो बैठा, और फिर दोपहर को 2 से लेके शाम को 8 बजे तक बी नाम का जो बंदा है वो बैठा। ऐसा 3-4 महीने चला। 3-4 महीने के बाद में ए नाम का जो बंदा था उसकी कोई निब्बी जो है गर्लफ्रेंड बन गई, राइट। तो उसने क्या कहा, यार मैं ना बोले 5 से लेके 8 तक अगर निब्बी के साथ में चले जाऊं तो तेरे को चलेगा क्या। उसने कहा भाई है, अपना पार्टनर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाने दे। उसने सोचा 1 दिन की 2 दिन की बात होगी, लेकिन उसका रोज का हो गया, रोज कभी बैठता है कभी नहीं बैठता है। तो सामने वाला जो बंदा रहेगा वो क्या कह सकता है कि जब तेरा टाइम अलॉटेड था उस टाइम पे अगर मैं वहां पे बैठ रहा था तो मुझे मेरा जो खुद का काम होगा उसको छोड़ना पड़ा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा और यहां पे आके बैठना पड़ा। मतलब क्या मिलना चाहिए मुझे, कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये समझ में आया, तो उसको कंपनसेशन जो है वो भी यहां पे दिया जाएगा, और ये मांगना उसका अधिकार है। अगर नहीं मांगना चाहता है इट्स ओके, लेकिन अगर मांगना चाहे तो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट। सर इसमें तो डाउट ही नहीं सर, अगर मेरे पास में प्रॉफिट ही नहीं आएगा क्यों मैं किसी के साथ में पार्टनरशिप करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन प्रॉफिट कौन से रेशो में शेयर किया जाएगा वो बोले आप आपस में एग्री कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा 50-50% ही रहेगा, हो सकता है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है वो 20% किया है, तो प्रॉफिट भी कितना मिलेगा, 20%। 20-80 का रेशियो जो आप डिसाइड कर सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कैपिटल जो है वो 20% ही कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इसके साथ में आपने क्या कहा, बोले पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो है वो बोले मैं संभाल लूंगा, राइट। तो इसके बेसिस पे प्रॉफिट जो है वो 50% आपका और 50% प्रॉफिट किसका, मेरा, बोले। ये समझ में आया, तो ऐसा भी आप यहां पे डिसाइड कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, बोले ए नाम का बंदा और बी नाम का बंदा, हमने हमारी पार्टनरशिप फर्म जिसका नाम क्या था, ए बी एंड कंपनी, सो इसे क्या दिया, 50,000 का कैपिटल इसने दिया और 50,000 का कैपिटल जो है वो इसने दिया, बोले ठीक है भाई साहब। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि दोनों के बीच में डिसाइड हुआ कि सर गिरी से गिरी हालत में अपन क्या करेंगे, 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो तो बोले साल भर में अपन निकाल ही लेंगे, ये समझा। और ये 1 लाख के प्रॉफिट को बोले अपन डिवाइड करेंगे, 50,000 तेरा और 50,000 मेरा, बोले ठीक है। लेकिन फिर ये भी डिसाइड हुआ कि अगर 1 लाख के ऊपर जितना भी प्रॉफिट अपने पास में आएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी साल में 2 लाख रुपए ऊपर का प्रॉफिट आ गया, तो ये जो पैसा रहेगा ये किसके पास में रहेगा, पार्टनरशिप फर्म के पास ही रहेगा, ये समझ में, बोले ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहां पे इस बात के लिए भी एग्री किया जा सकता है कि सर अगर ये कैपिटल हमने यहां कंट्रीब्यूट नहीं किया होता तो बोले मेरा ये पैसा कहां पे रखा हुआ रहता, बोले बैंक में रखा हुआ रहता। अगर बोले बैंक में ये पैसा रखा हुआ रहता तो तकरीबन बोले 5% का इंटरेस्ट जो है वो तो भी मुझे आया रहता ना, अगर मैंने ये पैसा बैंक में रखा होता तो बोले हाँ सर। अब एक बात बताओ सर, बोले मेरे 50,000 रुपए को यूज करके जो फर्म हमारी है वो क्या कर रही है, साल का 3-3 लाख रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमा रही है, राइट। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप हमारे पैसे से कमा रहे हो, किसको बोल रहे हैं, बिजनेस को बोल रहे हैं, अपने ही बिजनेस को बोल रहे हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि हमें वापस से यहां पे क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, क्या, जब भी आप लॉ पढ़ोगे ना तो लॉ के साथ में इकोनॉमिक्स को हमेशा ध्यान रखना। आपने क्या बोला सर, बोले अगर मैं मेरी लैंड दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले में क्या चाहिए, रेंट चाहिए। अगर मैं मेरा खुद का मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे वेजेस, जिसे आप रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हो, सब बोले मुझे वो चाहिए।
अगर मेरा कैपिटल बोले पार्टनरशिप फॉर्म में यूटिलाइज किया जा रहा होगा तो उसके बदले में इंटरेस्ट मांगने का अधिकार जो है वो भी मेरे पास में है, मैं मांग सकता हूं इंटरेस्ट। ये समझा। और सर अगर मैं यहां पे एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं एज एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, डज इट मीन कि मुझे यहां पे इंटरेस्ट पाने का कोई अधिकार नहीं है? अरे यार मेरा पैसा भी तो काम कर रहा है ना, मैं काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग का आइडिया था, मैंने किसी और के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आउटसाइडर के साथ में कोई बिजनेस जो है हमारी फॉर्म के लिए लेके आया, उसके लिए मुझे प्रॉफिट मिला। इसलिए मिला क्या? क्योंकि मैंने 50,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया? आंसर इज नो सर। कॉन्ट्रीब्यूशन इसलिए मिला होगा क्योंकि हम दोनों ने सोच के, एक आइडिया सोच के एक बिजनेस को स्टार्ट किया, उसका प्रॉफिट अपन ने यहां पे कमाया, राइट? तो अगर हमने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया होगा तो 50,000 पे मुझे भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए और 50,000 पे इसको भी इंटरेस्ट मिलना चाहिए। गॉट द पॉइंट? अगर आप ये डिसाइड करते हो नहीं यार अपने को नहीं लेना है कोई इंटरेस्ट वगैरह, फर्म में ही ये पैसे को अपन वापस से लगा देंगे, तो आप वैसा भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट? लेकिन अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ये बात को लिखा हुआ है कि जो पैसा हमने यहां पे कंट्रीब्यूट किया है उस पर 4%, 5%, 10%, 15%, 20% इंटरेस्ट भी साल का आना चाहिए, यू कैन डिसाइड अबाउट दैट ऑल्सो। अगर ऐसा डिसाइड किया हुआ है तो वो आपको मिलना भी चाहिए। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा कि इंटरेस्ट तभी पे किया जाएगा जब बोले आपके पास में प्रॉफिट आ रहा होगा। गॉट द पॉइंट? अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्या करोगे इंटरेस्ट लेके भाई साहब? फर्म बंद हो जाएगी। अगर कैपिटल में से ही आप इंटरेस्ट वापस से पे करोगे, फर्म बंद हो जाएगी आपकी, काम ही नहीं कर पाओगे। ये समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अभी ध्यान से सुनिए वापस से। क्या कहा हमने? सर हमने कहा ए नाम का जो बंदा है उसने 50,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया, बी नाम का जो बंदा है उसने भी 50,000 रुपए जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर दी, राइट? इससे क्या हुआ? बोले हमारी फॉर्म के पास में कुल मिला के 1,00,000 रुपया जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट हो गया, जिससे हमने ये अंदाजा लगा लिया था कि हमारा काम जो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते सडनली आपको ये रियलाइज होता है कि अरे यार 50,000 रुपए अगर अपने को और मिल जाए ना तो अपना काम और बेहतर हो जाए। 50,000 रुपए अगर और मिल जाए ना तो अपना काम बोले और बेहतर हो जाए। दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, ऐसा हो सकता है कि 25,000 रुपए मैं कंट्रीब्यूट करूं और 25,000 रुपए तू कंट्रीब्यूट करे। बोले हो तो सकता था लेकिन मेरे पास में नहीं है 25,000 रुपए। तो ए ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये 50,000 रुपए हमारी फॉर्म के अंदर शायद बोले 6 महीने के लिए क्या होगा, इस्तेमाल होगा, मैं दे देता हूं। बोले ए ने कहा कि मैं फॉर्म को 50,000 रुपए जो है 6 महीने के लिए एडवांस के तौर पे देने को तैयार हूं। ये समझ में आया? बोले ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए रहेगा? इंटरेस्ट चाहिए रहेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, अगर मैं अकेला ये सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों दूं पैसा? सोचने वाली बात है। ये समझ में आया? चलिए, तो ये ध्यान से सुनिएगा। अच्छा हाँ, यहां पे देखिए बता दिया गया कि जो इंटरेस्ट रहेगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6% पर एनम। अगर बैंक में डालते तो मैक्सिमम शायद आपको 5% मिलता, तो यहां पे आपको कितना बोल दिया? 6 तक ले लो। बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट 6 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, राइट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओहो, राइट इन केस ऑफ, सर फर्म के पास में 3 लाख रुपए पड़े हैं, जिसमें से 1 लाख का प्रॉफिट हमने 50,000 के तौर से क्या कर लिया? आपस में बांट लिया। लेकिन फर्म के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया जो है वो और पड़ा है। जब फर्म को इमरजेंसी थी तो ए नाम के बंदे ने 50,000 रुपए देने के लिए एग्री कर लिया, लेकिन कल को जाके अगर ए की लाइफ में इमरजेंसी आ जाए तो क्या वो फर्म से पैसा ले सकता है? आंसर यस सर, ले सकता है, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो भी आपको पे करना पड़ेगा सर। अगर फर्म पैसा आपसे लेती है तो आप उससे इंटरेस्ट ले सकते हो, अगर आप फर्म से पैसा लेते हो उधार के तौर पे तो आपको इंटरेस्ट जो है वो क्या करना चाहिए? फर्म को पे करना चाहिए, ताकि कल को जाके पार्टीज में क्या ना हो, किसी टाइप का डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट ना हो। ये समझ में आया भाई साहब? चलिए, अब पार्टनर हैज ऑथोरिटी। अच्छा ये यहां पे ध्यान से सुनिएगा, कई बार ऐसा भी हो सकता है सर, क्या कि आपकी जो AB एंड कंपनी नाम की जो फर्म है, इस फर्म के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि कोई भी काम अगर करना होगा ना उसके लिए बोले ए की सहमति भी होनी चाहिए और बी की सहमति भी होनी चाहिए। बोले हाँ ठीक है सर, दोनों साथ में मिलकर सारे के सारे काम जो है वो अपन करेंगे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जब ए नाम का जो बंदा है वो अकेला है, बी नाम का जो बंदा है वो टाइम पे जगह पे आ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या इमरजेंसी की सिचुएशन में
ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, जो ट्रांजैक्शन किया होगा फर्म के बिहाफ पे, क्या उसको बी ने एडमिट करना चाहिए? आंसर विल बी यस सर, इमरजेंसी है, कांट हेल्प इट आउट। सर वो टाइम पे सोचने का अपने पास में टाइम नहीं है, या बी के आने का इंतजार करने का वक्त जो है वो अपने पास में नहीं है। तो ऐसी इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर फर्म के बिहाफ पे अकेला ए बी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो वो क्या रहेगा? वो वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये समझ में आया? ठीक है। अ पार्टनर हैज ऑथोरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम द लॉस एज वुड बी डन बाय द पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मतलब आम जो रेशनल आदमी रहता है, जो अपना दिमाग लगाने की कोशिश करे। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सर्टेन सिमिलर सर्कमस्टांसेस द फर्म विल बी बाउंड बाय सच एक्ट्स। मतलब कल को जाके पार्टनर जो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने थोड़ी बोला था ये काम करने के लिए, ये तूने मेरा कंसेंट जो है वो थोड़ी लिया था ये वाला काम करने के लिए, जो तू मुझे भी कह रहा है कि मेरे को भी ये लॉस को क्या करना होगा? बेयर करना होगा। मैं क्यों करूं बोले लॉस को बेयर? ये समझ में आया? चलिए फिर इसके बाद में आता है अगला 10 वाला, राइट टू इंडेमनिफाइड। सर इंडेमनिफाइड का मतलब क्या होता है? लॉस की भरपाई करना। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ना 9th वाले पॉइंट से ही आपका रिलेटेड है। सर कैसे? अरे सर क्या बोला अपन ने अभी कि सर कल को जाके अगर ए नाम का जो बंदा है उसको इमरजेंसी में क्या करना पड़ा? कोई तो भी काम जो है वो फर्म के बिहाफ पे करना पड़ा, कोई तो भी काम जो है वो फर्म के। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सर हमारी बोले पार्टनरशिप फर्म थी जिसका नाम क्या था? ए बी एंड कंपनी। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, इस पार्टनरशिप फर्म का एक ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। क्या हुआ? सब बोले इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बोले अपने पास में है। बोले ठीक है भाई साहब, अब ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल की बात अगर आप यहां पे करेंगे, सर बोले बिल बेसिकली आना चाहिए था 2000 रुपए का, लेकिन आया वो 15,000 रुपए का। ज्यादा बिल आ गया? बोले हाँ सर ज्यादा बिल जो है वो अपना आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ए और बी ने मिलके ये सोचा कि यार बिल तो बहुत ज्यादा आ गया, चलो बोले इसके लिए अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ए और बी ये दो लोगों ने जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो था वहां जाके कंप्लेन किया और कहा सर हमारा जो बिल है हमेशा बोले 1500 2000 इसके आसपास आता था, अभी सडनली बोले 15,000 रुपए का बिल जो है वो यहाँ पे आ गया, दिस इज रॉन्ग। बोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने कहा कि आप एक काम करो, अपना एप्लीकेशन दे दो बोले, और उसके हिसाब से देखते कि क्या किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता। ठीक है बोले, दे दी एप्लीकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में 4 से 5 दिन के बाद सडनली 4 से 5 दिन के बाद सडनली जब मिस्टर ए जो है वो बोले अपने ऑफिस में था, फर्म के ऑफिस में, पार्टनरशिप फर्म का जो ऑफिस है वहां पे था, राइट। और हुआ क्या कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो पहुंच गए यहां पे और आके कहा कि हम आपका बिजली काटने वाले हैं, रीजन बिंग कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसका बोले पेमेंट नहीं किया। क्या नहीं किया? बोले आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है उसका बोले आपने पेमेंट नहीं किया। अब चूंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका बिल क्या किया, सॉरी आपका इलेक्ट्रिसिटी का करेक्शन क्या किया जाएगा? काटा जाएगा। ए ने कहा सर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, उसका बोले रिप्लाई जो है वो अभी तक आने वाला है, आप ऐसे कैसे बिजली काट सकते हो? बोले नहीं हमको नहीं पता, हम क्या करने वाले हैं, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कट करने वाले। अभी ध्यान से, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो ए को पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वापस इसको स्टार्ट करवाने के लिए काफी टाइम जो है वो लग सकता है। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने कहा ठीक है मैं आपको 15,000 रुपए यहां पे अभी पे कर देता हूं जो कि आपका बिल रहेगा, लेकिन आप मुझे लिखित में दे दो कि अगर जो एप्लीकेशन आया है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि गलत बिल यहां पे चार्ज किया गया है तो आपको मुझे मेरा पैसा क्या करना होगा? रिफंड करना होगा। बोले ठीक है आई एग्री। बोले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने वो एग्री कर दिया और आपने क्या किया? आपने यहां पे 15,000 रुपए पे कर दिया, इमरजेंसी थी सब। गॉट द पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, ए ने अपनी जेब से 15,000 रुपए जो है वो क्या कर दिया? यहां पे कर दिया। किसका बिल था? सर पार्टनरशिप फर्म का बिल था, मतलब बिजनेस का बिल था। बोले हाँ। तो क्या इसके पास में इस बात का अधिकार है कि वो फर्म से 15,000 रुपए वापस ले सकता है? बोले हाँ सर। अब वो बोले फर्म के अकाउंट से 15,000 रुपए निकालने वाला था तो बी ने कहा मुझसे पूछ के बिल भरा था क्या? ए ने कहा नहीं भाई, वो टाइम पे मैं तेरे से पूछ भी नहीं सकता था। कैसे पूछता मैं तेरे को कि भैया बिल भरूं कि नहीं भरूं करके? वो तो सर पे आके खड़े हो गए थे।
और ये देख मेरे पास में प्रूफ भी है कि वो आए थे काटने के लिए, लेकिन मैंने उनको क्या बोला कि मैं अभी पे कर देता हूं, बट मेरे को ये आप लिखित में दे दो। वो करके गए वो वाली चीज। और वो टाइम पे मैं क्या करता बताओ, बोले तुम मना कर देते, बोले तुम। अरे यार वो तुम्हारी सोच है, लेकिन अगर कोई भी प्रूडेंट आदमी वहां पे होता तो वो ऐसा नहीं करता। अभी ध्यान से सुनिए, अगर इस बंदे का 15,000 रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे उसने बिजनेस के लिए जो सही काम था वो काम करने का डिसाइड किया, तो उसके पास में इस बात का अधिकार है कि वो क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट रहेगा वहां से 15,000 रुपए जो है वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसका पर्सनल वहां पे नुकसान हुआ, उसको अपनी जेब से वो पैसा जो है देना पड़ा, जिसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी, पार्टनरशिप फर्म को करनी पड़ेगी। और दूसरा जो पार्टनर होगा उसको मना नहीं कर सकता कि नहीं ये पैसा आप नहीं ले सकते क्योंकि आपने ये काम पूछ के नहीं किया। अरे भाई क्या पूछूं उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे मैं कैसे पूछूंगा आपसे कि ये काम करूं कि नहीं करूं? आपको होना चाहिए था वहां पे, आप कर लेते मेरी जगह पे। ये समझ में आया? ठीक है सर। ये ध्यान से, every partner has a right to be indemnified by the firm in respect of the payment made or liability incurred by him। जो भी पेमेंट उसने किया होगा, जो भी लाइबिलिटी उसके ऊपर आई होगी, उसका रिइंबर्समेंट जो है वो बोले उसको मिलना चाहिए। ठीक है। नाउ him in the ordinary and the proper conduct of the business and in doing any act in the emergency for the purpose of protection of the firm from the loss। ये समझ में आया? एक और चीज, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि क्या हुआ, ए नाम का बंदा जो कि बोले ए बी एंड कंपनी में क्या है, पार्टनर है। ठीक है। उसके पास में फर्म के कुल मिला के 1,00,000 रुपए हैं जो कि कैश। गॉट द पॉइंट? और आपकी जो ये फर्म है ना, इस फर्म का अकाउंट है जो कि मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में है। डिपॉजिट करवा के आना पड़ेगा। यस सर, डिपॉजिट जो है वो करवा के आना पड़ेगा। ए नाम का जो बंदा है वो अपनी बाइक पे आया, हमेशा बाइक पे आता है। ठीक है। और अपनी बाइक से ए नाम का जो बंदा है वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में जाता है और वहां जाके क्या करता है, कैश को डिपॉजिट करता है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो कैश है ये फर्म का था? बोले हाँ। ए कहता है मेरा पर्सनल पैसा था क्या? नहीं। मेरे अकाउंट में डाल के आया क्या? नहीं। फर्म के अकाउंट में डाल के आया। 15 किलोमीटर जाना और फिर उसके बाद में 15 किलोमीटर आना, पेट्रोल लगा होगा? हाँ सर। आज के डेट में पेट्रोल मजाक बात है क्या? नहीं सर, बहुत महंगा आता है सर। पेट्रोल की बात अगर आप करोगे, बहुत महंगा पेट्रोल आता है सर। ये 30 किलोमीटर इन टोटल हो गए। इसने कहा 100 रुपए, राउंड ऑफ कर लिया उसने। ठीक है। 100 रुपए मैं फर्म से अपने लिए विड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि मेरा पेट्रोल का खर्चा जो है वो यहां पे लगा। क्या ये उसका अधिकार बनता है? जवाब क्या होना चाहिए? यस सर। उसका रिइंबर्समेंट जो है वो किया जाना चाहिए क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रहा था, ये उसकी ड्यूटी थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि ये पैसा वो क्या करके आएगा, डिपॉजिट करवा के आएगा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। अपनी बाइक से वो गया है, पैदल चले जाता। बोले अरे भाई साहब क्या बकवास करो। ठीक है बोले पैदल चले जाऊंगा, पैदल जाऊंगा टाइम ज्यादा लगेगा। पैदल अगर मैं जाऊंगा तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे। 3 से 4 घंटे में मैं कोई और काम कर रहा होता, वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आती। बाइक से गया हूं, 100 रुपए का पेट्रोल जला है। पैदल अगर गया होता, मेरे 5 घंटे लगे होते। मेरे 5 घंटे का मतलब क्या है? बोले 20,000 रुपए। मेरे 5 घंटे का मतलब क्या है? बोले 20,000 रुपए। तो क्या फॉर्म मेरे को 20,000 रुपए देगी क्या? बकवास कर रहे हैं। ये समझ में आया? ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में सब बोले राइट एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। ये तो पहली बात कर चुके सर। जब भी कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे किसी बाहर वाले के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वो अपने आप को तो बाइंड करता ही है, लेकिन दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड करता है। क्यों? बिकॉज द पार्टनर इज ओनर इन टू द पार्टनरशिप फर्म, बट ही इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टनर्स ऑल्सो। तो अगर वो अदर पार्टनर्स के बिहाफ पे वहां पे काम कर रहा होगा तो वो अपने आप को भी वहां पे बाइंड कर रहा होगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, a partner is the agent of the firm for the purpose of the business of the firm। बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू प्रिवेंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। बिल्कुल सर। क्या सर? बोले एक बंदा है जिसका नाम है ए, दूसरा बंदा है जिसका नाम है बी। दोनों क्या है? आपस में दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है। ठीक है। दोनों लोगों ने मिलकर डिसाइड किया चल बोले एक पार्टनरशिप बनाते हैं जिसका नाम क्या रहेगा, ए बी एंड कंपनी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। कर दिया स्टार्ट। दोनों का पार्टनरशिप फॉर्म जो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मीनवाइल ए नाम का जो बंदा है वो किसी लड़की से मिलता है जो कि ए की क्या बन जाती है, निब्बी बन जाती।
ठीक है। निब्बी को इंप्रेस करने के लिए उसने क्या कहा, एक काम करो तुम भी हमारे बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। अब बी नाम का जो बंदा है वो एक सख्त लौंडा है, पहले उसने क्लियर कर दिया था, देख मेरे भाई ये पार्टनरशिप मैं तेरे साथ में कर रहा हूं क्योंकि मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, ठीक है। मैं बोले तेरे अलावा किसी भी दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकता, और निब्बी पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ए ने कहा चाहे तू मान या मत मान, निब्बी अपने फॉर्म की क्या बनेगी, पार्टनर बनेगी। क्या मेरी परमिशन के बिना वो ऐसा कर सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्यों, अरे भाई साहब पार्टनरशिप इज व्हाट, अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, राइट। जिसको भी तू लाना चाहता है, जिसको भी मैं लाना चाहता हूं सर, उसको लाने में दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। अगर दोनों में से कोई एक भी बंदा ये कह दे कि नहीं भाई साहब ये काम अपन नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। अगर दोनों की सहमति होगी तो ही वो वाला काम हो पाएगा, अदरवाइज वो वाला काम नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया, ठीक है भाई साहब। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इफ द फर्म इन द फर्म without consent of all the partners or where the partnership is at will giving notice and writing to all the other partners। भैया ये बंदा बोले फॉर्म में आना नहीं चाहिए, मेरे को एग्री नहीं, ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू रिटायर, मैं कभी भी फॉर्म से रिटायर हो सकता हूं। आपने डिसाइड किया कि एक नई बंदी को यहां पे लेके आना, मैंने कहा मेरे को ये बात पसंद नहीं है, या तो ये या तो मैं, माना बोले ये सच्ची मैं झूठा, ये सही मैं गलत, माना बोले ये मेरी चीज, ठीक है, पर मेरा यार है तू, या तो ये या तो मैं, डिसाइड कर ले क्या चाहिए बोले तेरे को, गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में अगर वो बोलते हैं निब्बी ठीक है भाई साहब बाय बाय टाटा मैं जा रहा, बोले रिटायर हो रहा। अरे भाई साहब जब पार्टनरशिप अपनी एट विल वाली थी, तो ऐसे केस में मैं जब चाहूं तब क्या हो सकता हूं, रिटायर हो सकता हूं। A partner has a right to retire with the consent of all the other partners or according to the agreement by the partners or where the partnership has at will। तो सिंपली आपको क्या देना होगा, नोटिस जो है वो देना होगा। सर ये दो बातें क्यों बोली, सर अगर पर्टिकुलर पार्टनरशिप रहा तो पहले वो काम कंप्लीट करना होगा, उसके बाद में आप जा सकते हो। लेकिन अगर बाकी जो पार्टनर्स है वो कहते हैं नहीं नहीं तेरी मजबूरी हम समझ रहे हैं, इफ यू वांट टू गो बिफोर यू कैन गो, कोई दिक्कत नहीं, राइट। अगर बाकी पार्टनर, बाकी केसेस के अंदर दो केस थे आपके, कौन से, एक था पर्टिकुलर काम और दूसरा था पर्टिकुलर पीरियड। ये दो केसेस में आपको बाकी पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ेगा, और एट विल वाला जो था सिंपली एक नोटिस दे दो कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूं और आप जा सकते हो, ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। सर अगर बोले पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा मैंने कोई भी काम नहीं किया जो कि हमारे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट में हो, तो क्या मुझे कोई पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल सकता है क्या, नहीं सर। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लिखा हुआ था कि अगर मैंने कोई मिसकंडक्ट किया है तो मुझे निकाला जा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन क्या उसके अलावा ऐसा हो सकता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए ध्यान से क्या कहता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा तो अलग बात, लेकिन उसके अलावा एवरी पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब क्या होता है, निकालना। आप खुद से जा रहे हो रिटायरमेंट, ठीक है, अगर कोई और आपको निकाल रहा होगा, बाकी पार्टनर्स आपको निकालने की बात कर रहे होंगे, एक्सपल्शन कहा जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फर्म बाय एनी मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर, बाकी सब 99% लोग भी मान गए ना तो भी नहीं माना जाएगा। क्यों सर, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ ही नहीं था। ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपनी बिजनेस, मतलब अगर आप रिटायर होके जा रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको निकाल दिया गया, गॉट द पॉइंट, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं भाई साहब। अगर दोनों पार्टीज के बीच में इस बात का एग्रीमेंट बनाया गया होगा कि सुन अगर तू यहां से जा रहा है, हम एक काम करते हैं, तेरे को ना 5 लाख रुपए और एडिशनल पे करेंगे, लेकिन तू ये वाला जो काम है जो हम लोग कर रहे हैं, ये वाला काम तू कुछ और नहीं करेगा, अकेले अपने नाम से ये वाला काम जो है नहीं करेगा, किसी और के साथ में मिलके ये वाला काम जो है वो नहीं करेगा। डू यू एग्री टू दैट पॉइंट? अगर उसने इस बात को एग्री किया होगा तो वो ये वाला काम, कंपनी वाला बिजनेस जो है, ये बाहर जाने के बाद में नहीं कर सकता। बट अगर उसने ऐसा एग्री नहीं किया था, मेरे को आपके साथ में काम नहीं करना, बस खुद का काम मैं कर सकता हूं, यही वाला काम कर सकता हूं, ये समझ में आया। चलिए, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 15 आपका जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी एन आउटगोइंग पार्टनर मे कैरी ऑन बिजनेस कॉम्पिटिंग विद दैट ऑफ द फर्म एंड ही मे एडवर्टाइज सच अ बिजनेस बट विदाउट यूजिंग द फर्म्स नेम। हाँ, ये ऑब्वियसली बात है भाई साहब, जो फर्म को आप छोड़ के चले गए हो वो नाम आप यूज नहीं कर सकते, गॉट द पॉइंट। दूसरा, रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, जब आपने फर्म ही छोड़ दिया तो उसके नाम पे बिजनेस क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा, सॉलिसिटिंग, सॉलिसिट करने का मतलब क्या होता है, कन्विंस करना, ठीक है, सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स, कस्टमर्स होना चाहिए था ये, और
पर्सन्स हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। पहले वाली जो फर्म है जिसको आप छोड़ के निकल गए, आप रिटायर हो रहे थे, बोले हाँ हमने आपको बोला कि रिटायर हो जाओ, नहीं बोले, तो हमारी फर्म के जो लोग हैं उनको आप क्यों वो कर रहे हो। दूसरी बात, एक्सपेल आपको किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर आपने खुद ने एग्री करके आप वहां से रिटायर हुए होंगे तो ऐसे केस में क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो फर्म है उसी के लोगों को आप क्या कर रहे हो, सॉलिसिट कर रहे हो, उनका आप ये बोल रहे हो कि उस फर्म में मत जाओ, मैं वहां से अलग हो गया हूं, तुम मेरे पास में आ जाओ। ऐसा कर सकते क्या, नहीं कर सकते। ये समझ में आया, ठीक है साहब। नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। हाँ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। क्या सर, बोले 3 लोग थे, एक का नाम था ए, एक का नाम था बी, एक का नाम क्या था सी। ये 3 लोगों ने मिलके एक बोले पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम क्या दिया, एबीसी एंड कंपनी। ठीक है, तीनों ने मेहनत करी, ए ने, बी ने और सी ने, तीनों ने क्या करी, मेहनत करी अच्छे तरीके से, और पूरी की पूरी फर्म जो है वो जीरो से स्टार्ट की थी। मतलब जब स्टार्ट किया था फर्म के पास में प्रॉफिट कितना था, जीरो। नया काम होगा तो जीरो ही रहेगा ना। लेकिन बोले आगे चल के ऐसा हो गया कि अगर साल भर ये फर्म काम करती है तो बोले 50 लाख तक का प्रॉफिट जो है वो साल भर में कमा सकती है। वहां तक लाके आपने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद में हुआ क्या, ए नाम का जो बंदा है ये कहता है कि मैं रिटायर हो रहा हूं। सर क्यों रिटायर हो रहा है, क्योंकि बोले बी के साथ और सी के साथ अब बोले मेरी बनती नहीं है, कोई भी काम अगर मैं करता हूं तो बी और सी को ये पसंद नहीं आता है, तो इसके पहले कि डिस्प्यूट और ज्यादा बढ़े, बेटर होगा कि मैं क्या हो जाऊं, रिटायर हो जाऊं। बी और सी को जब ये वाली बात कही गई तो दोनों ने कहा एकदम सही बोल रहे हो, आप जा सकते हो बोले। ठीक है, ए ने कहा हाँ ठीक है मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इवन अगर मेरे जाने के बाद में आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रॉफिट कमाती है तो उसमें मेरा भी अधिकार होगा। सो क्यों ऐसा, अरे क्योंकि हमने यहां अपनी इस पार्टनरशिप फर्म का एक नाम बनाया है, एक इमेज बनाई है, जो कि ये नहीं कह सकते कि सी के बेसिस पे है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि बी के दम पे है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ ए के दम पे, ये तीनों के दम पे थी। लेकिन अब अगर इसमें से सिर्फ ये बंदा चले जा रहा है लेकिन फर्म का नाम वही है जो पहले था, फर्म का नाम वही है जो कि पहले था, सर सॉरी आपको अपना प्रॉफिट जो है मेरे साथ में क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लाने का जो काम है वो हम तीनों ने मिलकर किया था। ये समझ में आया। हालांकि यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे ये हो सकता है कि ये जो दोनों पार्टनर्स होंगे वो ए को कहेंगे एक काम कर, तू अपना शेयर हम लोगों को बेच के जा रहा है, तो एक काम कर तू ना अपना गुडविल का पैसा जो है वो भी लेके जा। मतलब ये कि 50 लाख रुपया जो है हम तेरे को आज पे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तेरा हमारी फॉर्म में कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर उसने ऐसा एग्री कर लिया बात खत्म हो गई भाई साहब। 50 लाख रुपया सीधा ए को दे दिया गया कि भैया माना कि तेरे नाम पे हमारे फॉर्म में लोग जो है वो आ रहे थे, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन उसका एक काम करके जा, अभी लमसम पैसा जो है वो लेके जा पूरा 50 लाख रुपया, खुश, ठीक है। अगर उसने एग्री कर लिया ये वाली चीज को तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अदरवाइज ये फॉर्म में जो भी प्रॉफिट आता रहेगा ये आपको क्या करना होगा, ए के साथ में शेयर करते रहना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या कहता है, सब बोले एवरी आउटगोइंग पार्टनर और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिकीज्ड पार्टनर हैज अ राइट टू क्लेम ईदर अ शेयर इन द सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट मतलब आगे आने वाला, बाद में आने वाला, ठीक है, of the firm or the interest at a rate of 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm till the accounts are finally settled. This right is subject to a contract to the contrary. जो मैंने आपको बताया, आपने उसको 50 लाख दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, भाई साहब 50 लाख में सामने वाला बंदा अपना एग्जिस्टिंग पूरा का पूरा शेयर जो है अपने नाम के साथ में, अपने कैपिटल के साथ में, अपने एसेट्स के साथ में वो सब बेच के जा रहा है, तो बात खत्म हो गई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा अगर नहीं होता है तो जो रिटायरिंग वाला पार्टनर होगा, और अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा माइनर, याद है, ऐसी थोड़ी कोई किसी को माइनर को अपने फॉर्म के अंदर ये बना लेता है पार्टनर इन द बेनिफिट, नहीं बनाता भाई साहब कोई भी। कब बनाएगा, जब कोई बंदा जो आपकी फॉर्म का पार्टनर था वो मर जाता है और उसके पीछे अगर उसका बच्चा जो है वो रह जाता है, तब आप उसको एडमिट करते हो बेनिफिट्स के लिए, अदरवाइज आप नहीं करते। ये समझ में आया भाई साहब, बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट, राइट टू डिसॉल्व द फॉर्म। सर एट विल वाली पार्टनरशिप थी, है, मेरी इच्छा खत्म हो गई है, मेरी इच्छा खत्म हो गई, मैं क्या चाहता हूं अब ये फॉर्म को डिसॉल्व कर दूं। सामने वाला बंदा बोलता है नहीं भाई साहब डिसॉल्व नहीं करते हैं। सर फॉर्म तब तक चल रही थी जब तक हम दोनों चाह रहे थे, फॉर्म अब डिसॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों में से कोई एक बंदा ये चाह रहा है कि अब ये कंटिन्यूड नहीं रहनी चाहिए। ये समझ में, तो डिसॉल्व करवाने का अधिकार जो है वो भी पार्टनर के पास में है, ठीक है।
वेयर द पार्टनर एट विल, एनी पार्टनर में डिसॉल्व द फर्म, फॉर दिस द पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फर्म। रिटायर नहीं होना बोले मेरे को, मैं क्या चाहता हूं, फर्म डिसॉल्व हो जाए, जिसका जो अधिकार है वो उसको मिल जाए, उसके बाद में जिसको जो काम करना होगा वो बोले अपने अपने नाम पे अपना अपना काम जो है वो कर सकता है, ये फर्म के नाम पे आगे बोले काम अपने को करना नहीं, ये समझ में। लेकिन सर अगर पार्टनरशिप जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड वाली रही तो तब तक का वेट करना पड़ेगा, अगर पर्टिकुलर पर्पस वाली रही तो जब तक कि वो पर्पस अचीव नहीं हो जाता है आपको उसका वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही डिसॉल्व करने की बात जो है वो आप कर सकते हैं। ये समझ में आया भाई साहब, दैट्स इट। तो ये आपके हो गए सिंपल तरीके से यहाँ पे राइट्स। फिर इसके बाद में अगली क्लास में अपन बात करेंगे ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे आपकी नहीं आएंगी, 13 पॉइंट्स आपके हैं। और फिर उसके बाद में इम्प्लाइड ऑथोरिटी वगैरह क्या होती है उन सब की बात करेंगे, राइट, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके इस चैप्टर में आएंगे, करते हैं उनके बारे में बात। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।